अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 12 जो है वो शुरू हो चुका है, जिसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। बड़ी डिटेल में मैंने इसके बारे में बताया था आप लोगों को लास्ट पार्ट के अंदर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन के बारे में हमने ज़िक्र किया था। और जो उसके फ़ौरन बाद जो टॉपिक पढ़ा था वो कूलम्स लॉ पढ़ा था पार्ट 1 के अंदर। और कूलम्स लॉ के भी 3 हमने स्टेजेस पढ़े थे। ठीक है, आज जो हमारा पार्ट है वो पार्ट 2 है। इसमें कुछ बेसिक डेफिनेशन हैं चैप्टर से रिलेटेड, और एक छोटा सा सवाल है जो हमें सेक्शन बी में जो आता है पेपर में, वो हमें करना होता है। तो वो मैंने क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाया है। ठीक है, तो इतना बड़ा जो है लेक्चर नहीं बनाया ताकि बच्चों में बर्डन ना हो और आराम से फोकस कर लें हर टॉपिक के ऊपर इजीली। इस वजह से जो है वो छोटा ही पार्ट रखा है, इतना बड़ा पार्ट नहीं रखा। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर और देखते हैं कि हमारा पहला टॉपिक या पहली डेफिनेशन जो है इस लेक्चर की क्या है। तो जो पहली डेफिनेशन आज की हमारी है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लास 8 में मेरे ख्याल से पहली बार टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। क्या कह रहे हैं, द मॉडिफाइड रीजन और स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर चार्ज बॉडीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मकसद हुआ कि पहले एग्जांपल देता हूँ फिर समझाता हूँ डेफिनेशन। लेट सपोज आप एक चार्ज हैं, ठीक है ना। अब अगर आप पॉजिटिव चार्ज हैं, और आप ये बात जानते हैं, लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ आप लोगों को कि सेम चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं और डिफरेंट चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, वो सराउंडिंग, वो हिस्सा जहाँ तक जो है आपका इफ़ेक्ट हो, आपका जो है यूँ समझिए कि आपका कंट्रोल हो, और आप जो है किसी भी चार्ज को, अगर कोई आपका नेगेटिव चार्ज या अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो वो उस रीजन में इंटर होने के बाद आपसे आके अट्रैक्ट हो जाए, वो रीजन जहाँ तक वो आपकी फोर्स ऑफ रिपल्जन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस कर सके, दैट रीजन और दैट स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रही है बात समझ में ये वाली? ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, द मॉडिफाइड रीजन और स्पेस है वो रीजन या वो स्पेस एक चार्ज के अराउंड है। सही है, 360 डिग्री के में हो सकता है, पूरा सर्कुलर सर्कुलर रीजन बन सकता है जहाँ पर वो अट्रैक्ट कर सके या रिपेल कर सके किसी दूसरी चार्ज बॉडीज़ को। वो सराउंडिंग एरिया क्या कहलाता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इंटेंसिटी मतलब वो पूछना ना, ये चीज़ कितनी इंटेंस है, मतलब कितना इफेक्ट आएगा इसका, कि इसकी इंटेंसिटी ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नाम से ज़ाहिर है हेडिंग कि अगर पहले मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन में बाद में जाता हूँ, मेरा जो कॉन्सेप्शनल डेफिनेशन है वो सुनिएगा ज़रा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। देखें, एक चार्ज जो कि वीक है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी वो वीक होगी। यानी कि वो उतना आहिस्ता जो है वो कम अट्रैक्ट करेगा और कम ही रिपेल भी करेगा, क्योंकि वीक चार्ज है, उसकी इंटेंसिटी इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग चार्ज है तो वो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अच्छी होगी, फोर्स ऑफ रिपल्जन भी अच्छी होगी। ठीक है, और अगर बात करें इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया। देखें, ये लिखा हुआ है आपके पास, ये लिखा हुआ है द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज इन द गिवन फील्ड ऑफ चार्ज। ये भी कह सकते हो, या फोर्स पर यूनिट एरिया, गलती से बोल दिया, सॉरी, फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है डेफिनेशन। क्या मतलब हुआ? द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज इन द गिवन फील्ड ऑफ चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या है? जो जिस पे आप जो है वो फील्ड को चेक करवा रहे हैं कि फील्ड स्ट्रांग है या वीक है। ठीक है, सोर्स चार्ज क्या होता है? सोर्स चार्ज वो होता है जो जो फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, अच्छा कह रहे हैं द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज, आप किसी भी इन द गिवन फील्ड ऑफ चार्ज जो सोर्स चार्ज ने जो फील्ड जनरेट की हुई है, ठीक है, वो टेस्ट उस फील्ड के अंदर जो टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है बेसिकली, वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। आई बात समझ में वाली? आपके सराउंडिंग एरिया में कोई अगर आपके सराउंडिंग एरिया में कोई भी अगर चार्ज आ गया, वो चार्ज जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर रिपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर फील करेगा तो वो जाहिर है कि डिफरेंट चार्ज होगा आपसे, और अगर फोर्स ऑफ रिपल्जन फील करेगा तो वो आपका सेम चार्ज होगा। ठीक है, तो जो कुछ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्जन हो, जो वो एक्सपीरियंस करे, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। ठीक है, अच्छा जनाब, तो अगर एक और एग्जांपल मैं इसकी दे देता हूँ कि अगर एक चार्ज है, एक चार्ज की वजह से फील्ड जनरेट हो रही है, वो ऑब्वियसली कम होगी। जो बहुत सारे चार्जेस की वजह से फील्ड जनरेट होगी, वो फील्ड ज़्यादा होगी। इसका मतलब अमाउंट ऑफ फोर्स जो है ये फोर्स पर डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जितनी फोर्स कम होगी उतनी इंटेंसिटी कम होगी। दैट्स वाई तुम्हारे पास जो फार्मूला है वो क्या होता है? लेट सपोज आप फ़र्ज़ कर लें कि फोर्स
जो है वो एफ़ है, जो कि टेस्ट चार्ज जो कि क्यू नॉट है वो अपने ऊपर एक्सपीरियंस कर रहा है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स ओवर चार्ज। फोर्स तुम्हारे पास क्या है, एफ़ है, चार्ज तुम्हारे पास क्या है, क्यू है, ठीक है। अच्छा, जब चार्ज तुम्हारे पास क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है और ये एफ़ है। अब सवाल पेपर में आता है कि इसमें से बताइए वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। बड़ी बहस है, मोबाइल से चलते हैं इसके ऊपर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सर वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। इस वजह से है क्योंकि इसके फॉर्मूले में फोर्स आता है, ठीक है, और जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन भी होती है। इस वजह से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी, याद रखिएगा एमसीक्यूज में अक्सर बेशतर पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने एक हेडिंग भी लगा दी इसमें नेचर एंड यूनिट की। देखें वेक्टर क्वांटिटी है और यूनिट क्या है इसका, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अच्छा, वोल्ट पर मीटर कैसे होता है और न्यूटन पर कूलम कैसे होता है। फ़िलहाल जो है न्यूटन पर कूलम याद रखें, इंशाल्लाह जब चैप्टर 12 के मिड में पहुंच जाएंगे तो एक टॉपिक वहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के नाम से। तो वहाँ पर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, उसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। वो समहाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, कैसे होती है वो उसी टॉपिक में बताऊँगा। लेकिन यहाँ इससे रिलेटेड जो यूनिट है वो यहाँ पे क्या है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और चार्ज का यूनिट कूलम होता है। दैट्स द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ न्यूटन, न्यूटन पर कूलम हो गया। ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद डायग्राम देख लें आप लोग। देखें अगर ये तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। डायग्राम मैंने इसीलिए लगाई यहाँ पर कि तुम्हारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो और ये इसकी जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड होगी, ठीक है। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसकी फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इनवर्ड होगी। आ रही है बात समझ में ये वाली, ठीक है। पॉजिटिव की आउटवर्ड होती है फ्रॉम द सेंटर और नेगेटिव की जो होती है इनवर्ड होती है टू द सेंटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, पॉजिटिव आ गया तो रिपेल कर लेगा, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव आया तो इसको ये अट्रैक्ट कर लेगा और अगर नेगेटिव आया तो इसको ये रिपेल कर देगा। आई बात समझ में आप लोगों को ये वाली, ठीक है। तो ये बेसिकली डायरेक्शन ऑफ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बता दी आप लोगों को। सही हो गई बात यहाँ तक। अब जो अगला हमारे पास अगली डेफिनेशन हमारे पास जो है वो कौन सी है, वो आपसे कह रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्या है, आप लोगों को याद होगा कि क्लास मैट्रिक में आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था फिज़िक्स का कि एक बार मैग्नेट लिया था, ठीक है, उस पर आगे नॉर्थ टू साउथ जो है आप लोग एक कंपास यूज़ करते थे और जब कंपास को आगे करते जाते थे वो कंपास की निडल जो आहिस्ता 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 बेंड होती जाती थी और पूरी बटरफ्लाई शेप बन जाया करती थी, ठीक है। वो क्या बेसिकली शो कर रहा था कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में जाती हैं, यानी कि वो पाथ जिस पे चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है, या कोई भी चार्ज बॉडी जो फ्लो करेगी। या यूँ समझ लीजिए कि जो फोर्स लगेगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ मैग्नेट के अंदर और फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव जो फोर्स लगेगी, वो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वो यूँ समझ लीजिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहलाती है, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि चार्जेस जो पाथ फॉलो करेगा ना वो भी क्या होगा, तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगा। एक चार्ज बॉडी जिस रास्ते से चल कर आएगी दूसरे चार्ज के पास, ठीक है, जिस रास्ते से आएगी दैट पाथ इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। देखें डेफिनेशन में मैंने ये लिखवाई हुई है आप लोगों को, क्या लिखवाया हुआ है कि द पाथ ऑन विच एनी टेस्ट चार्ज मूव टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। यानी कि कोई भी टेस्ट चार्ज जो है अगर करीब आता है सोर्स चार्ज के तो भी क्या होगा, जिस रास्ते से आएगा तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, और अगर दूर जाता है रिपेल करता है जिस रास्ते से तो वो रास्ता भी क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहलाएगा। अगली स्लाइड में मैंने पहले ही जो है आप डायग्राम दिखाई है आप लोगों को, वो डायग्राम आप लोग देखेंगे तो और आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। देखिए बेटा, इस डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है इस रास्ते यहाँ का ऐसे यूँ जा सकता है। ये डायग्राम सेम आप लोगों ने बनाई थी कहाँ पर, मैट्रिक में एक जो स्पेसिमेन शीट होती है उसके ऊपर बनाई थी। यहाँ नॉर्थ पोल था, यहाँ साउथ पोल था और आपने पूरी डायग्राम बनाई थी वाली। तो ये रास्ता है बेसिकली जो एरोज से दिखाया गया है, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, देखें द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये देखें, ये जितनी भी लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजर रही हैं जिस इस सरफेस पर, यहाँ अपना इफेक्ट छोड़ जाएंगी कोई ना कोई, ठीक है। जो ये इफेक्ट छोड़ जाएंगी अब इस सरफेस के ऊपर, ठीक है, ये जो इफेक्ट बेसिकली ये क्या कहलाएगा, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। क्या मकसद सर, बात समझ में नहीं आ रही है आपकी। यूँ समझ लीजिए कि पानी जब एक जगह से दूसरी जगह बहकर आता है, ठीक है, तो हम उस सरफेस के ऊपर, वो सरफेस क्या होती है, वेट हो जाती है, यानी कि हमें पता होता है कि यहाँ से जो है कोई चीज़ गुजरी है, कोई लिक्विड चीज़ गुजरी है। और एक और बात करूँ कि अगर कोई यूँ समझिए कि एक जगह से मुसलसल एक गाड़ियों का फ़्लो हो रहा है या कि
जो रेलवे लाइन आपकी होती हैं, जब उस रेलवे लाइन से ट्रेन गुजरती है, ठीक है, तो आपने देखा होगा वो रेलवे लाइन गर्म हो जाती है। इसका मकसद क्या होता है कि वो रेलवे लाइन अपना असर छोड़ के गई उस सरफेस के ऊपर। सिमिलरली क्या होता है कि जब आपके पास चार्ज बॉडीज़ गुजरती हैं कि जिस रास्ते से, जिस पाथ पर, और उस रास्ते पर, उस सरफेस पर जो है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अपना इफेक्ट छोड़ जाती हैं, और उनका इफेक्ट बेसिकली जो है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। तो यही डेफिनेशन भी है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ सरफेस, जिस रास्ते से गुजरती हैं, और अगर उनका हम रेशो ले लें उस एरिया का और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का, तो वो बेसिकली क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। दोनों बातें की हैं, आसान लफ्ज़ों में समझा दिया कि जब वहाँ असर छोड़ जाएंगी अपना, उस असर को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ऐसे कैलकुलेट करेंगे उसको कि आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ले लें और एरिया ले लें, और उन दोनों को क्या कर लें, आप उनको जो मल्टीप्लाई करवा लें, आपके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बोलूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूँ, आपस में ताल्लुक़ है। हम इनको जो है वो यूँ समझें कि कॉन्सेप्शनल जो है वो एक ही बात करते हैं। देखिए ताल्लुक़ क्यों है तीनों का एक साथ, ताल्लुक़ इस वजह से एक साथ है इन लोगों का। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो एरिया जहाँ पे फील हो इफेक्ट, ठीक है, सो टेस्ट चार्ज के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, उसकी मजबूती बता रहे हैं कि वो वीक है, स्ट्रॉन्ग है। फिर अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बेसिकली क्या है कि अगर किसी फील्ड के अंदर चार्ज आ गया है, ठीक है, तो सोर्स चार्ज से लेकर टेस्ट चार्ज के दरमियान जो फासला होगा, जो पाथ होगा, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहलाएगा। ठीक है, तो तीनों बातें जो हैं समहाउ एक ही बात है। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स अलग अलग हैं, डेफिनेशन अलग अलग हैं, लेकिन तस्करा किसका हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का तस्करा हो रहा है। ठीक है, तो जो ई है, ई से हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को भी शो करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी शो करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी शो करते हैं। बताने का मकसद बेसिकली ये था। सही है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बल्कि एक और डेफिनेशन देख लेते हैं, आसान सी बात, कि डेफिनेशन होती है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया ऑफ द सरफेस। वेक्टर एरिया का मकसद क्या है, देखिए एक तो चीज़ होती है सिर्फ एरिया। अभी आप लोग जहाँ बैठे हुए जो है वो ये मेरा लेक्चर सुन रहे होंगे, तो वो जिस सरफेस पे आप बैठे हैं वो भी है एरिया ही। ठीक है, वो उस वक्त स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं है उस एरिया की। आपकी दीवार वॉल है, ठीक है, गेट है, उसका एरिया कोई डायरेक्शन नहीं है। एरिया वेक्टर एरिया कब बनता है, ये वेक्टर एरिया उस वक्त बनता है जब आप किसी भी एरिया के साथ जो है वो क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं। जब नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्या कहने का मकसद है मैं बताता हूँ आप लोगों को। एक एग्जांपल देखें लेट सपोज कि ये आपके पास जो है ये एक एरिया है, ठीक, ये एक सरफेस एरिया है। अब मैं ये चाहता हूँ इसको वेक्टर एरिया बना दूँ। कैसे वेक्टर एरिया बनाऊँ, कि एक वेक्टर एरिया बनाने का तरीका मेरे पास कुछ यूँ है, डिफरेंट मार्कर से आपको मैं लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ बेटा, कि ये देखें। अब ये जो है वेक्टर एरिया कब बनेगा, मैं इस पर क्या करूँ, नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ। जब मैं इस पर नॉर्मल ड्रॉ कर दूँगा, अब ये वेक्टर एरिया बन गया। आ रही है बात समझ में ये वाली, ठीक है, कि ये जो नॉर्मल लाइन है इसकी, अब इस सरफेस की, यानी कि ये जो रेड लाइन की जो डायरेक्शन है, ये क्या बता रहा है कि ये अपवर्ड है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सही है, अब यूँ समझें कि अब अगर आपके पास जो है ये एक मिनट में बताता हूँ आप लोगों को। देखें, इस अगर मैं बनाऊँ, ये एक वेक्टर एरिया है आपके पास, ये एक वेक्टर एरिया आपके पास है। इस तरीके से मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ मैं राइट वर्ड, ठीक है, मैंने अगर राइट वर्ड परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो क्या होगा, ये देखें, ये मैंने राइट वर्ड परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो इसकी डायरेक्शन अब कैसी है, राइट वर्ड डायरेक्शन है। और अगर लेफ्ट वर्ड कर दूंगा तो उसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, वेक्टर एरिया की लेफ्ट वर्ड हो जाएगी। तो जिस डायरेक्शन में बेसिकली नॉर्मल बनेगा ना, वही डायरेक्शन क्या होगी, उस एरिया की होगी। और नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद एरिया जो है वो वेक्टर एरिया बन जाता है। याद रखिएगा मेरी बात को। सही है, ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है। बड़ी आसान सी बात हो जाएगी। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। डॉट प्रोडक्ट बताने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट ईयर में बहुत डीपली पढ़कर आए हैं, चैप्टर नंबर 2 वेक्टर और स्केलर्स के अंदर। तो बस इतना याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ वेक्टर एरिया का जो डॉट प्रोडक्ट है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, बाय फॉर्मूला हम इस बात को कैसे लिख सकते हैं, अच्छा, बाय फॉर्मूला में लिख सकते हैं इसको डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं हम फ्लक्स को। डेल्टा फाई क्यों है, क्योंकि हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पर बेटा, यहाँ भी एरिया से हमने डेल्टा लगा तो यहाँ भी हम डेल्टा लगाती है। डेल्टा नहीं भी लगाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही है,
अच्छा, अब देखें डॉट प्रोडक्ट की बात की तो ये तुम्हारे पास क्या है, वेक्टर एरिया है, ये तुम्हारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दोनों वेक्टर्स हैं, जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हों और आंसर स्केलर आ जाए तो हम जानते हैं वो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला हो गया मैं किसका, आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, डेल्टा फाई इक्वल्स टू ई डॉट डेल्टा है। वेन एवर द डॉट इज रिमूव इट विल रिप्लेस बाय कॉस थीटा, ये बात भी जानते हैं आप लोग, कॉस थीटा लगता है डॉट प्रोडक्ट के अंदर, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू ई डेल्टा ए कॉस थीटा। ये वाली बात समझ में आ गई। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है किसका, डेल्टा फाई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। राइट बच्चों। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा, अब हम जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की नेचर क्या है, उसका यूनिट क्या है। नेचर तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो नेचर है वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, सही है। और यूनिट इसका क्या होगा, यूनिट इसका होता है वोल्ट मीटर। क्यों वोल्ट मीटर है, क्योंकि ई का यूनिट है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वोल्टेज में होती है, ये वोल्ट है, और एरिया का यूनिट क्या होता है आपके पास, मीटर होता है। ठीक है। अच्छा, एक बात और देखें, वोल्ट पर मीटर क्यों है, अपनी बात को एक बार डिस्कस कर दोबारा बता दूं मैं कि वोल्ट मीटर क्यों है। देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, एफ ओवर क्यू, यानी कि वोल्ट अपॉन मीटर था। क्या फॉर्मूला था, वोल्ट अपॉन मीटर था, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। देखें, ये बात हम लिख भी लेते हैं, पहले वाली बात को ज़रा दिमाग से निकाल के ये देखें, ये वोल्ट है, ठीक है, किसका यूनिट था, इसका वोल्ट पर मीटर यूनिट था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है, वोल्ट पर मीटर, और एरिया का यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास आ गया एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। ऊपर 2 मीटर है, नीचे 1 मीटर है, तो क्या होगा, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, इस मीटर से ये वाला मीटर क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो यूनिट क्या बन गया, वोल्ट मीटर बन गया। तो इस वजह से जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है आपके पास फ्लक्स का यूनिट। ठीक है बेटा। अच्छा, अब सवाल ये बनता है, एक डायग्राम देख लें हम ज़रा, फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी। देखें, ये आपके पास इंक्लाइंड पोजीशन में रखा हुआ है, जो एरिया है इस पे जब नॉर्मल ड्रॉ कर दोगे तुम, तो नॉर्मल कहाँ जाएगा, इसका नॉर्मल इस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि इंक्लाइंड पोजीशन में है, तो दैट्स वाई थीटा बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, कुछ ना कुछ वेक्टर क्या है, इसकी वैल्यू होगी, सही। जब वैल्यू होगी इस एंगल की तो वैल्यू में मेंशन हो जाएगी। ई तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ए जो है वो इस पूरे एरिया का पूरे वैल्यू होगी। ठीक है, और आपने क्या क्या फाइंड आउट हो जाएगा, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करवा लेंगे इस एंगल की वैल्यू पुट करवाने के बाद, तो आपके पास फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब देखें, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, एरिया की डायरेक्शन पे फ्लक्स का मैक्सिमम, मिनिमम और ज़ीरो होना, सही है। मैक्सिमम, मिनिमम, ज़ीरो होना या नेगेटिव होना जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है वेक्टर एरिया की। कैसे डिपेंड करता है वेक्टर एरिया की डायरेक्शन पे, आइए बेटा नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए बच्चों, आपसे कह रहे हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स क्या कब होगा, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम व्हेन वेक्टर एरिया डेल्टा ए इज़ पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एरिया, वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी, पैरेलल होंगी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजर रही हैं वो वेक्टर एरिया के पैरेलल हों। जब कोई भी चीज़ पैरेलल होती है, पैरेलल टू ईच अदर होती है, तो एंगल बिटवीन दैम में 0 डिग्री होता है। ये बात जानते हैं आप लोग, ठीक है। जब 0 डिग्री होगा तो आइए देखें कैसे मैक्सिमम हो जाएगा फ्लक्स। देखें, फॉर्मूला होता है ई डेल्टा ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, 0 डिग्री है, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस पूरे कॉस 0 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब 1 आ जाएगा तो जब ये मल्टीप्लाई 1 से हो तो रिमेन सेम रहेगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यूज़ जो होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रिक फील्ड की और वेक्टर एरिया की, जो मल्टीप्लाई करवाओगे तो कम नहीं होगी, बल्कि एक्यूरेट वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और यही फॉर्मूला होता है मैक्सिमम फ्लक्स का। ठीक है, अब कैसे बात समझ में नहीं आई हमें, तो डायग्राम से देखते हैं बेटा कि पॉजिटिव फ्लक्स, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आया, पॉजिटिव फ्लक्स हमारे पास आउट गोइंग फ्लक्स भी कहलाता है। अब आउट गोइंग फ्लक्स कैसे कहलाता है, आइए डायग्राम में देखते हैं। ये देखिए बेटा, ये आपके पास जो है बिल्कुल स्ट्रेट आपने एरिया लिया है, ठीक है, एक कार्डबोर्ड समझ लें, और आपने राइट वर्ड जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। जब राइट वर्ड परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो और जो आपके पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस थी वो भी यूँ गुजर रही हैं, यानी कि यूँ समझिए कि बाहर की तरफ आ रही हैं, जिस साइड पर नॉर्मल है उसी तरफ आ रही हैं, सही है। जब उसी तरफ आ रही हैं तो इनकी डायरेक्शन जो है, ये देखें, 2 एरो का मतलब ये है कि एक एरो जो है वो नॉर्मल वाला है और एक एरो जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला है, सही है। तो दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या है, सेम है। जब whenever the direction is same, the angle between them is 0 डिग्री, so flux will be maximum in this scenario। अब इसके बाद बात करते हैं हम एंटी पैरेलल, यानी कि नेगेटिव फ्लक्स की बात करते हैं। नेगेटिव फ्लक्स में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी नेगेटिव व्हेन वेक्टर एरिया डेल्टा इज एंटी पैरेलल और अपोजिट टू ईच अदर। यानी कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि हमने जो नॉर्मल है वो लेफ्टवर्ड जो है ड्रॉ किया हुआ है, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं
वो राइटवर्ड ही जा रही हैं। इसी सिनेरियो को ले लेते हैं कि नॉर्मल हमने यहाँ पुट किया तो इसका मतलब डायरेक्शन कैसी है, राइट साइड पर है। लेकिन हमने नॉर्मल अगर यहाँ पुट कर दें तो डायरेक्शन एरिया की लेफ्टवर्ड हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन राइटवर्ड हो जाएगी, दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो जाएंगे। ये वाली बात समझ में आ गई। एंड व्हेन एवर टू क्वांटिटीज आर अपोजिट टू ईच अदर इट मीन्स द एंगल बिटवीन दैम इज 180 डिग्री। तो क्या बेटा फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, लेकिन इस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ 0 था, यहाँ क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। और cos 180 क्या होता है बेटा, -1 के बराबर होता है, ठीक है। और जब -1 मल्टीप्लाई होगा ई डेल्टा ए से तो आंसर कैसा आएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। तो दैट्स वाई जो मैक्सिमम फ्लक्स जो मिनिमम नेगेटिव फ्लक्स होगा यहाँ पर, तो वो क्या होगा, -ई डेल्टा ए होगा। आ रही है बात समझ में ये वाली, ठीक है। डायग्राम देख लें और बात वाज़ेह हो जाएगी। और नेगेटिव फ्लक्स जो इनकमिंग फ्लक्स कहलाता है। इनकमिंग फ्लक्स क्यों कहलाता है, इसलिए कहलाता है कि लेट सपोज अगर वेक्टर ये की डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है और वेक्टर ये राइटवर्ड है, तो यूँ ये सपोज किया जाता है कि आप एरिया की तरफ आ रही हैं कौन, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। और अगर यूँ समझें कि राइटवर्ड है, यानी कि अगर बाहर की तरफ है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बाहर की तरफ निकल रही हैं, तो आपके पास फ्लक्स कैसा होगा, पॉजिटिव फ्लक्स होगा और आउट गोइंग फ्लक्स होगा। लेकिन अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो फ्लक्स कैसा होगा, नेगेटिव फ्लक्स होगा, यानी कि इनकमिंग फ्लक्स होगा। आ रही है बात समझ में बेटा ये वाली, ठीक है। तो ये सारा सिलसिला होता है। मैंने आपको भी एक बात बताई, एक डायग्राम मैंने दिखाई भी थी आप लोगों को बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड पे, कि पॉजिटिव जब थी फील्ड तो डायरेक्शन कैसी थी, आउटवर्ड थी, और नेगेटिव फील्ड जब है तो डायरेक्शन कैसी है, इनवर्ड है। तो फ्लक्स में भी देख भी लिया आप लोगों ने, जब आपके पास पॉजिटिव फ्लक्स है तो डायरेक्शन कैसी है, आउटवर्ड है, ठीक है। और जब नेगेटिव फ्लक्स है डायरेक्शन कैसी है, इनवर्ड है। आई होप सो कि बात समझ में आ गई होगी आप लोगों की। ये देखें यहाँ पे जो है आपने क्या किया कि इसकी डायरेक्शन जो है वो इस राइटवर्ड है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इसके उलट रहे हैं कि चार्जेस वहाँ से इस तरफ आ रहे हैं, इस वेक्टर ए की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी कहानी है। जब दोनों अपोजिट हो गए तो एंगल कितने का हो गया, 180 डिग्री का हो गया। इसके बाद जो आखिरी इसका जो हमने डिवीजन किया है फ्लक्स का, वो किया हमने मिनिमम फ्लक्स पर। अच्छा देखें मिनिमम फ्लक्स क्या होता है। मिनिमम फ्लक्स आपके पास होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मिनिमम वन वेक्टर एरिया डेल्टा ए इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। परपेंडिकुलर मकसद क्या होगा, बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, उसके ऊपर से लाइन ऑफ फोर्सेस गुजर रही हैं। अगर देखा जाए तो बज़ाहिर ये पैरेलल लग रहा है, लेकिन पैरेलल नहीं है। क्यों पैरेलल नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारे पास बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, फ्लैट रखा हुआ है, जब तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो परपेंडिकुलर जो है वो अपवर्ड हो जाएगा। वेक्टर ये बनता है कब, जब परपेंडिकुलर ड्रॉप हो जाए, यानी कि जब नॉर्मल ड्रॉप हो जाए उसके ऊपर, ठीक है। तो जब नॉर्मल आ गया तो नॉर्मल से और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज में जो एंगल बना वो कितने बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। और cos 90 क्या होता है, 0 होता है। एंड यू नो दैट व्हेन एनी नंबर मल्टीप्लाई विद 0 द होल टर्म विल बी 0। दैट्स वाई यहाँ पे फ्लक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम देख लेते हैं और बात वाज़ेह हो जाएगी। ये देखें बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे, फ्लैट सरफेस है, इसके पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज गुजर रही हैं, लेकिन चूंकि हमने नॉर्मल ऐसे बनाया हुआ है, परपेंडिकुलर है नॉर्मल एरिया के ऊपर और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज और इसके दरमियान जो एंगल है कितना, 90 डिग्री है। दैट्स वाई फ्लक्स विल बी 0 और यू कैन से कि मिनिमम, ठीक है। एक सवाल पेपर में आता है आपके पास शॉर्ट में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर ड्यू टू चार्ज एट सेंटर। एक आपके पास स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल सरफेस है, उसके बीच में आपने जो है एक चार्ज रख दिया, ठीक है। जब चार्ज रखा है तो ज़ाहिर है फ्लक्स भी प्रोड्यूस हो रहा होगा। फ्लक्स प्रोड्यूस क्यों हो रहा होगा, क्योंकि उसके पूरी सर्कुलर सरफेस फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। कैसे फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा होगा कि ज़ाहिर है चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज होंगी वो उस सरफेस एरिया में से गुजर के जा रही हैं। जब सरफेस एरिया से गुजर के जा रही है तो वहाँ फ्लक्स प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। जब फ्लक्स प्रोड्यूस कर रही है, देखें अब आपने सर्कुलर सरफेस लिया, उसका रेडियस क्या लिया, आर लिया। फ़र्ज़ कर लें जो आपने पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज रखा हुआ है उसकी वैल्यू आपने क्यू ले ली है और वो सेंटर पे रखा हुआ है। या सेंटर पे रखा हुआ है तो आपने क्या किया, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आपने क्या करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए उस स्फीयर के ऊपर आपने पूरे स्फीयर को जो छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब आप पूरे सर्कल को छोटे छोटे उस एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगी तो ऑब्वियसली सरकमफेरेंस भी छोटे छोटे एलिमेंट्स में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एक पार्ट अगर आप ले लें कोई भी, देखें डायग्राम मेरे ख्याल से मैंने बनाई हुई है, ये बनाई हुई है, देखें। अब जब आप इसको पूरे छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर देंगी या डिवाइड कर देंगे तो होगा बेसिकली क्या कि ये सरकमफेरेंस जो है एक आर्क लेंथ बन जाएगी, छोटे छोटे पीसेज जाएंगे इसके भी, सही है।
ये मैंने एरो ही बनाया कि ये डायरेक्शन किसकी है, लेट सपोज कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज डायरेक्शन है। और आप अपनी कॉपी पे क्या कीजिएगा, छोटे छोटे इस तरीके से लाइन मार देगा सर्किल के ऊपर, ऐसे भी लाइन मार लेगा, ऐसे भी लाइन मार लेगा, तो पूरा सर्किल जो छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा और ये बन जाएंगी आर्क लेंथ। ठीक है, आर्क लेंथ का एरिया क्या होगा, बहुत ही छोटा एरिया होगा, डेल्टा ए होगा, दैट्स हमें डेल्टा ए लिया हुआ है। तो यहाँ पर फर्स्ट करें कि यहाँ पर जो है वो ये वाली जो आर्क लेंथ है वो ए डेल्टा ए वन है, ये वाली जो आर्क लेंथ है वो डेल्टा ए टू है, ये वाली डेल्टा ए थ्री है। तो इसके ऊपर से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज गुजर रही हैं। जब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज, अच्छा सर्किल जो है वो यूँ समझेंगे सर्किल के अंदर से गुजर रही है। ठीक है, सर्किल के ऊपर से नहीं गुजर रही, इस तरीके से मामला नहीं है, सर्किल के अंदर से गुजर रही है। जैसे इन उसमें था ना, पीछे पढ़ के आए थे अभी हम, इनकमिंग और आउटगोइंग फ्लक्स में, वो वाला सिनेरियो है। ठीक है, अच्छा जब गुजर रही हैं तो डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला होता है ई डॉट डेल्टा ए। जब पहली आर्क लेंथ से गुजरेगी तो ई डॉट डेल्टा ए वन, वहाँ फ्लक्स वन होगा। जब दूसरी आर्क लेंथ से निकलेगी तो वहाँ फ्लक्स टू होगा, ई डेल्टा टू हो जाएगा। जब तीसरी आर्क लेंथ से निकलेगी तो क्या हो जाएगा, ई डेल्टा ए थ्री हो जाएगा। और जब आखिरी वाली आर्क लेंथ से गुजरेगी तो जो भी आखिरी वाली आर्क लेंथ होगी उसके लिए मैंने एन एन शो कर दिया। अब मैं टोटल फ्लक्स निकालना चाहता हूँ, तो टोटल फ्लक्स ऐसे निकालेंगे, सारे फ्लक्सेस को ऐड करके निकालेंगे। मतलब इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास बेटा, बन जाएगी आपके पास कुछ इस तरीके की कि लिखा हुआ होगा टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस इज फाई इज इक्वल्स टू फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री अप टू फाई एन। यहाँ सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे हमने ई डेल्टा वन, ई ए डेल्टा टू, ई डेल्टा ए थ्री और ई डेल्टा ए एन पुट कर दी वैल्यूज। सब में ई जो है वो कॉमन आ रहा है, आपने क्या किया ई कॉमन निकाल लिया, डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू, डेल्टा ए थ्री, डेल्टा ए एन। ठीक है, जब इन तमाम एरिया को तुम प्लस कर लोगे, छोटी 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 आर्क लेंथ को प्लस कर लोगे वापस, तो सर्किल बन जाएगा। और सर्किल जब बन जाएगा तो ये आपने क्या करेगा, सबमेशन ऑफ डेल्टा है, सबको जब प्लस कर लेंगे तो इसका नाम हमने क्या दे दिया, इक्वेशन ए दे दिया। ये जो समेशन ऑफ डेल्टा ए है बेसिकली पूरे सर्किल के बराबर है। और पूरा सर्किल का एरिया क्या होता है, 4πr² होता है। ठीक है, 4πr² होता है। ठीक है, जब 4πr² होता है, जब 4πr² होता है तो क्या होता है, ठीक है, जब 4πr² होगा तो हम वैल्यू क्या क्या करेंगे, समेशन ऑफ डेल्टा ए की जगह 4πr² की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, और ई की वैल्यू है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, एफ ओवर क्यू है। इसकी यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ओवर क्यू आ जाएगा। देखें अब यही मैंने सिलसिला किया, एफ ओवर क्यू भी है। और इसके अलावा जब हम पढ़कर आए थे दो चार्जेस के दरमियान, दो चार्जेस के दरमियान जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूँ, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली डिपेंड किस पे करती है, फोर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, यहाँ पे हमने सिलसिला क्या किया, यहाँ पे हमने सिलसिला ये किया कि इसको जो हम फोर्स पढ़कर आए थे, आपको याद होगा जब बीच में फ्री स्पेस था दो चार्जेस के दरमियान, तो फॉर्मूला पढ़कर आए थे 1/4πε0 Q/r²। दो चार्जेस थे तो हमने Q1 Q2 लिया था। यहाँ पर जब वो एक चार्ज है, जो टेस्ट चार्ज है हमारे पास, ठीक है, सॉरी जो सोर्स चार्ज है हमारे पास, Q/r² ले लिया। यहाँ पर ई क्यों लिया, यहाँ पर ई इसलिए लिया कि जो आपके पास बेसिकली फोर्स होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी। तो आपने क्या किया, आपने क्या कर लिया बेटा कि आपने E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वाला फॉर्मूला लगाया, आपने फोर्स के इक्वल जो फॉर्मूला था आपने वाला फॉर्मूला लगा दिया। ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों के, ठीक है। अच्छा जनाब, तो ये आपके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला हो गया। बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 1/4πε0 इंटू Q/r²। आई होप सो के बात समझ में आ रही होगी ये वाले। दोबारा एक बार बता देता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो आपके पास फोर्स थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी, वो क्या थी, फ्री स्पेस के लिहाज से 1/4πε0 चार्ज अपॉन r²। चार्जेस थे दो चार्जेस, तो Q1 Q2 लिया था, यहाँ एक चार्ज है Q/r² ले लिया। ठीक है, जो फोर्स का फॉर्मूला था हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला मान लिया। क्यों मान लिया, इसलिए मान लिया कि जितनी फोर्स होती है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होती है। सही हो गई बात यहाँ तक। और समेशन ऑफ डेल्टा ए क्या है, 4πr² है। ये वाली बात भी मैंने लिख दी यहाँ पर कि इसकी जगह पर क्या आ गई, ये इस कोई ई की वैल्यू आ गई। ठीक है, इक्वेशन वन क्या बन जाएगी, आपके पास फाई इज इक्वल्स टू ई की जगह ई की वैल्यू आ गई, डेल्टा और समेशन ऑफ डेल्टा ए की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 4πr² आ जाएगा। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये फाई इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr²। ठीक है, r² से r² कैंसिल हो गया, 4π से 4π कैंसिल हो गया, फॉर्मूला क्या बन गया, Q/ε0। ठीक है, तो आपके पास जब भी कोई चार्ज सरफेस होगी, यानी कि जब भी कोई स्फेरिकल सरफेस होगी, उसके बीच में जो एक सोर्स चार्ज रखा हुआ होगा, उसकी वजह जो फ्लक्स प्रोड्यूसर होगा वो क्या होगा, टोटल चार्जेस। अगर बहुत सारे चार्जेस हैं, बाकी इसकी बात हम बाद में करेंगे गॉसेस लॉ के अंदर, जब गॉसेस लॉ का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। फिलहाल एक चार्ज की हमने बात की है, तो जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू और जो नीचे ε0 की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जानते हैं क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, उसकी वैल्यू जो है आप पुट करवा देंगे और आपके पास क्या आंसर आ जाएगा बेटा, आपके पास आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का।
ठीक है, यहाँ पे आपका लेक्चर जो है वो ख़त्म हुआ। आई होप सो कि सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई बात ना समझ में आई हो तो मुझसे जो है वो अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप से पूछ लीजिएगा। जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज के ग्रुप से पूछ लें, जो सेंटर के स्टूडेंट हैं वो सेंटर के ग्रुप पे पूछ लें। ठीक है, तो और जो यूट्यूब पे देखने वाले लोग हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछ लें मुझसे, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, हर जगह जो है आप लोगों को रिस्पॉन्ड कर दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर बेटा।